वेलकम करता हूँ आपको मिस्टर कामी रिव्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट ड्रामा जिसका नाम है जी बस तेरा साथ हो। इस ड्रामे में इस वीक की जो एपिसोड्स थी वो मज़ेदार भी थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये ड्रामा आप जो है अपनी पीक पे जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि डिस्टर्बिंग लगी, तो वो ये था कि पुप्पो को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शायद पुप्पो का कैरेक्टर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। इन एमिन जिस तरह वो अपनी भाभी को जवाब देती है और कहती है कि भाई क़यामत तो बर्पा होनी होनी है, ये बात मतलब कि है भाई, हक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क़यामत तो आनी आनी में कह रही कि तुम मुझे बददुआओं देने पे आ गई हो। जब वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी इन सब की कि हमने ये बात जो है छुपानी है अनसा से कि उसका जो मुजरिम है वो इसी घर के अंदर मौजूद है, जिसका नाम शयान है, जिसने ये कुछ तुम्हारे साथ किया, इसने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने गंदा किया, तो वो बंदा घर के अंदर मौजूद है। अच्छा, बहुत कोशिश कर रहे थे ये लोग अनस को मनाने की, अनस मान जाए और वो अनसा को भी मना ले कि, और अनस इस बात पर बाज़िद था कि अगर मैंने रोका भी तो वो ज़रूर करेगी। और रणवीर जब वो सीन होता है एपिसोड के अंदर 18 के अंदर, जब वो बैठा होता है और उसके भाई की कॉल आती है कि तुमने तो वही साबित कर दिया, तुम झूठी थी एंड तुम झूठी रहोगी ऑल ऑफ ऑल। जब वो कह रही होती है कि मैं अपने मुजरिम को पकड़ कर सबके सामने उसको सज़ा दिलवाना चाहती थी, जब भी उसके दोस्त आती है, उसके दोस्त का अब्बू आता है, उसके सामने भी यही चीज़ वो कर लेती है, तो मीन्स आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा इन दोनों के दरमियान इस चीज़ को लेकर इशू क्रिएट हो जाएगा, अंस और अंसा के दरमियान। शायद अंसा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि अनस ने ये उससे चीज़ छुपाई, उसके घर के अंदर उसका मुलज़िम मौजूद था और उसने ये बात मेरे से छुपाई। इट्स मीन कि भई उसको मेरी इज़्ज़त का या जो कुछ मेरे साथ हुआ मीन्स दोनों के साथ ही हुआ है, अनस और अंसा दोनों के साथ ही हुआ है। तो दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उनके पीछे जो है उसका अपना ही कज़न मौजूद था, जो कि उस ये बात छुपाएगी। इस चीज़ का आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ये इश्यू बनेगा। कहानी के अंदर इसी चीज़ को लेकर ट्विस्ट एंड टर्न्स बना लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस हफ़्ते की एपिसोड्स, तो मेंस मेरा जो है फ़ोकस था इस हफ़्ते की एपिसोड। डेफ़िनेटली मैं इस हफ़्ते की जो एपिसोड्स थी, मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, ये शेयरनी आ गई है। और एपिसोड 17 के अंदर तो मतलब प्रॉबेबली बहुत अच्छा तमाशा हुआ, जहाँ पर कह रही है कि भाई घर तो अब अंसा के नाम है और तुम लोग घर ले लो अनस से, अनस के नाम कुछ और है भी नहीं। और उसकी दोस्त भी कहती है कि आजकल की जो मोहब्बतें होती हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा है वो आप पे लाखों भी उड़ा लेगा, लेकिन घर आपके नाम कभी भी नहीं करेगा। डेफ़िनेटली अनस ने तो तुम्हारे नाम पूरा का पूरा घर ही कर दिया है। एंड सेकेंडली एक सीन यहाँ पे एक और भी आता है, जहाँ पर वो उसके बाल ठीक करती है, कह रही है किस तरह बाल लेके घर से बाहर नहीं निकाला करते एंड बाल बना दो, और फिर ऊपर से गाना चलता है। अगर रोमांस करूँ तो बहुत क्लासी टाइप का रोमांस दिखा रहे हैं इसके अंदर, और थोड़ी-थोड़ी हमारे अंदर ये भी हो रहा है कि भई अब इन दोनों का जो रोमांस है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू होने ही लगा है। एंड इट्स टोटली कह लें कि इन्वेस्टेड, लोग बहुत ज़्यादा अब इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं इसकी एपिसोड्स का कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। एंड डेफ़िनेटली होना भी चाहिए। एंड सो इंटरेस्टिंग है कहानी। बट मैं फिर से अगेन ये कहना चाहूँगा कि पुप्पो मेरी बहुत फ़ेवरेट थी, जिसको आपने ड्रामे से जो है बाय-बाय टाटा कर लिया। पुप्पो का कैरेक्टर मज़ीद और होना चाहिए था, जो कि डेफ़िनेटली एन्जॉयबल था, मैं तो एन्जॉय कर रहा था पुप्पो का कैरेक्टर। एंड दादा अब जो है इस बात पर बज़िद थे अनस को मनाने में, ये बात जो है अंसा को नहीं पता चलनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट है, मतलब कि ख़ानदान के अंदर हम किस तरह लोग जो है अपने क्रिमिनल औलाद को या अपने क्रिमिनल बेटे को, उसने जुर्म तो किया है, वो चाहे साइबर क्राइम का हो या मतलब किसी की जान लेना सिर्फ़ क्रिमिनल नहीं होता है, किसी को मार देना क्रिम नहीं होता, जुर्म नहीं होता, क्राइम नहीं होता। इट्स अबाउट कि आपने एक बंदे की ज़िंदगी तबाह की है, किसी बंदे की फ़ेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे आपने डाली है और आपने उस बंदे को जो है तबाह व बर्बाद के आखिरी किनारे पे लाके खड़ा किया, और आप ये कह रहे हैं कि भई आपने कुछ नहीं किया। और अगर ये लोग अब जो है बड़ा वो शयान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडेड अनस, तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोको इस बात पर बोली भी, लेकिन वहीं से दादा जान के मेरा ख़ानदान टूट जाएगा, मेरा मुर्सलीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इट्स मीन हमें यहाँ पे ये भी दिखाया है कि वाक़ई दादा अपने बेटे मुरसलीन से मोहब्बत करता है, और वो बेटा जिसको उसने घर से निकाल दिया था शादी करने पे, अनस के बाप की अगर मैं बात करूँ तो उससे भी उतनी मोहब्बत करता था, क्योंकि उसने अनस के साथ कभी भी कोई वो कहता है ना कि फ़र्क नहीं किया। लेकिन अब अनस बेचारा बहुत ज़्यादा कह रहे हैं क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फँस चुका है, क्योंकि उसको अब दादा की कसम मिल चुकी थी, उसको ये बात छुपानी थी। एंड अब जब बात करेंगे कि भाई अब फ़ीवर होता है उसको, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीते नहीं हो।
तो कहती है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं मालिश शानदार बना लाती हूँ। अच्छा नीचे जाती है तो कह रही है कि तुम मेरे होते हुए किचन में ना आया करो, तुम जो है मेरे से दूरी रहा करो। वो वापस चली जाती है ऊपर, फिर वो हँसी-खुशी बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक सीन ये एपिसोड 18 के अंदर ही आता है जहाँ पर जो है बड़ी वो हमारी इस ड्रामे के जो विलन हैं, वो अपनी बेटी के साथ कन्वर्सेशन कर रही होती हैं और उसकी बेटी उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि हम जो है बड़े वो कहते हैं ना कि ग्यारह ग्यारह को तोड़कर जो है अपना काम निकलवा सकते हैं। और जो है बड़ा हम लोग अनस और अंसा, उसके कहने का मकसद ये था कि अनस और अंसा के दरमियान हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करेंगे और इन दोनों की लड़ाई झगड़े करवाएंगे। तो इट्स मीन जब ना अंसा रहेगी तो डेफिनेटली वो घर जो है वो अनस को ही मिलेगा। तो अनस को तो फिर भी वो घर नहीं मिलेगा क्योंकि वो अंसा के नाम पे है और अंसा वो घर कभी भी अब अनस को नहीं देगी, चाहे उसके साथ रहे या ना रहे, घर तो उसी का है क्योंकि अजमेर के अंदर वो खुद उसको को दे चुका है। एंड डेफिनेटली आगे जाकर कुछ इस तरह ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। लेकिन एक खतरे की घंटी यहाँ पर ये भी है कि इस ड्रामे के अंदर ऑन द शूटिंग है ये ड्रामा, तो मतलब कि अब जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये चीज़ डाल सकते हैं ड्रामे के अंदर। मे भी ऐसा ना ही हो लेकिन हो सकता है कि शान जो है वो रेप करे हमारी अंसा का। इट्स टोटली उसके साथ करने की कोशिश करे और अनस उसको आके बचा रहे और उसके बाद इस बात का खुलासा हो गया भाई जो ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो गई थी उसके पीछे भी यही बंदा था, यही मेन क्रिमिनल है। एंड मेरे ख्याल में इसको छुपाना नहीं चाहिए था लेकिन अभी कहानी बहुत बाकी पड़ी है तो डेफिनेटली अभी छुपाना बनता था। और एट द एंड जाकर इन्होंने यहाँ पर अंस और अनस के दरमियान इसी मेन लीड पर जाकर इशू क्रिएट करना है कि भाई यहाँ पर जो है शान को छुपाकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। चलो बाकी सब तो ठीक था लेकिन अनस को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अनस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाराइज हुआ इस वीडियो की वजह से, जो कि डेफिनेटली शान ने गलत किया। लेकिन शान के बाप का यू टर्न बहुत अच्छा लगा कि भाई जब उसको पता चला कि भाई अब मेरी बेटी की जान खतरे में है और उसको खतरा लाहक हो चुका है, भाई डेफिनेटली मेरा जो बेटी है बेटा है उसको बचाने के लिए अगर अंसा कुछ भी कर सकती है, उसको जेल तक ला सकती है और वो बंदा जिसने उसके इतना ज़्यादा बदनाम किया सबके सामने तो वो उसके साथ क्या ही हाल करेगी। वो कभी भी चुप नहीं बैठेगी अगर उसको ये पता चल जाता है कि शियान ही वो बंदा है, तो वो हर अपनी हर हद कोशिश करेगी शियान को उसके मकसद तक ला जाने के लिए, उसके अख्ताम तक ले जाने की जो कुछ भी उसने किया है। तो इस हफ्ते की एपिसोड वाक़ई इंटरेस्टिंग थी और जो थी अंसा की जो एंट्री है उसने ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया। ना सिर्फ ड्रामे में बल्कि अनस की लाइफ में आकर उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया। डेफ़िनेटली आज मैं बैक टू बैक रिव्यूज़ कर रहा हूँ। 2 मेन ड्रामे जो हैं पीर मंगल के अंदर उनको हाइलाइट कर रहा था एंड डेफ़िनेटली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो एक बनता है और चैनल को अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो फिर आप कमेंट्स कीजिए विद रेड हार्ट। एंड डेफिनेटली मैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। एंड फिलहाल मैं जाता हूँ अपने पार्ट 2 की तरफ जहाँ पर मैं एक और रिव्यू करने वाला हूँ तपिश का। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जी तपिश ड्रामे का लेटेस्ट एपिसोड्स का रिव्यू जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। एंड सेकेंडली मैं बात करूँगा तपिश पर जिसकी राइटर हैं जी रिहाना आफ्ताब और जिन्होंने ये ड्रामा शायद हंग पी के लिखा है, जिसके अंदर वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक बंदा जो है वो एक शादीशुदा लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। इवन उसको पता चलता है कि वो शादीशुदा है तो उसके बावजूद भी जो है पड़ा वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा गया। इन एवरी कंडीशन वो उनके घर के अंदर मौजूद होता है। एंड मास जो है उसने पता नहीं कौन सी बेगैरती की ऐसी गोलियां खाई हुई हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्या चाह रहा है या इसका अटेंशंस क्या है। मतलब कि जो भी ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ्स को लेकर जितना भी ज़्यादा इनसिक्योर्स होते हैं उनको तो बहुत जल्दी इस चीज़ की पता चल जाता है कि इस बंदे की क्या इंटेंशंस है। वो बार बार ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं जो हूँ शफ़ा, ये शफ़ा वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग चुग गई खेत तो फिर क्या ही उगेगा, तो फिर मास के साथ भी कुछ ऐसा होगा। एंड फाइनली मैं इन दो वीक्स की अगर एपिसोड्स की बात करूँ, अच्छा पहले बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी कि गजरे गजरे अगर आपने आपको आपका दोस्त आपको गजरे देगा और वो गजरे के जब जाके भाभी को दे देना तो तुम क्या डेफिनेटली जाके भाभी को गजरे दे दोगे? मतलब कोई आपके पास अपनी कोई है कि मतलब ठीक है, एक गजरे दे दिए उसने, चलो अगर उसने तुम्हें उसे लगा कि भाई हाँ इसने मुझे वाक़ई किसी अटेंशन से नहीं दिए, इनअटेंशनली उसने तुम्हें दे दिए गजरे, तो वो गजरे लेकर तुम अपनी बीवी को दे दोगे और आई थिंक शफ़ा ठीक प्रोटेस्ट कर रही है।
इस इन सब चीज़ों के अंदर जो मेन बंदा है ना, मुझे लगता है वो मास है। मास समझ रहा है कि वो दोस्ती है। चलें ठीक है, अगर मास की दोस्ती है पड़ी शाज़िर से, तो आई थिंक शाज़िर को फिर मास को चीज़ें गिफ्ट करनी चाहिए। या फिर ये हो कि अगर उनकी दोस्ती कॉलेज फ्रेंड था, अगर मेरा कॉलेज फ्रेंड मुझे इतने सालों के बाद मिले, इवन कि जब मेरी शादी भी हो चुकी हो, एंड टू गेट वो मेरी लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा हो, तो मुझे तो समझ आना चाहिए कि बंदा क्या चाह रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहानी ड्रामे की इन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट करनी थी। अब रेहाना आफ़ताब साहब हमें ये कह रही हैं कि भाई मोहब्बत अगर आपकी सच्ची है, तो कोई बात नहीं, आप शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ जाओ। मोहब्बत आपकी सच्ची होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आप लोग जो हैं सच्चे आशिक साबित हो सकते हैं। हर मुश्किल के अंदर मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान के लॉ के अंदर मैंने आज तक कोई इन क्रिमिनल केस के अंदर मैंने आज तक कोई केस इतना जल्दी सॉल्व होते हुए नहीं देखा। वो भी ख़ासकर जब कोई पैसों का मामला हो। वो भी कोई कम पैसे नहीं थे, 35 लाख या 20 लाख भी लगा लो यार। उसने ऑफ़िस के अंदर से चोरी किए। अब जो है पड़ा वो ऑफ़िस के अंदर से उसने पैसे चोरी किए, फॉर दैट कि भई इसने चोरी की है, उसने अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था, डेफ़िनेटली मान लेते हैं। लेकिन उसको पता होगा कि अंदर कैमराज़ लगे हुए हैं, कैमरों के अंदर तो आ जाएगा, मैं पकड़ा जाऊँगा। उसके बाद भी वो अगले दिन ऑफ़िस आ गया, वो इतना पागल इंसान था मतलब, उसको पता भी था कि चोरी मैं करके जा रहा हूँ। चोरी करने के बाद भी वो अगले दिन आ गया और ये जानते-बूझते भी अगर उस ऑफ़िस के अंदर काम कर रहा था, फॉर द ऐवें ही लगा लो यार, मतलब कि चलो ठीक है, एक बंदा अगर मैं कहीं चोरी करूँगा तो मैं चोरी करके अगले दिन उसी ऑफ़िस के अंदर क्यों जाऊँगा? पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, मैंने पकड़ा जाना है और सब कुछ एक्सपोज़ हो जाना है। तो मतलब आप लोगों के ड्रामा जो है ना, ये मतलब सारा का सारा फ़ोकस इस बात पे है कि शाज़िर और शफ़ा जो हैं उनको हमने एक करना है। इल्लीगल तरीके से या लीगल तरीके से, ये बात मान लो आप लोग। अच्छा जी, शाज़िर जाता है एक ओनर के जिसका बिज़नेस है और उसने अपने एम्प्लॉइज़ वग़ैरह रखे हुए हैं और उसके पास जाकर उसको कहता है कि ये लो चेक। कोई 25 चेक होंगे यार शाज़िद, इतने अमीर हो, कम से कम तुम्हें 100 चेक्स बुक वाली एक चेक बुक रखनी चाहिए, जिसके अंदर मैक्सिमम 100 चेक हो। मतलब कि वो क्या चेक बुक अपनी चलो गाड़ी में पड़ी हो तो वो अलग बात है। उसने जेब के अंदर से एक निकाली कि 25 चेक वाली चेक बुक, कहा कि इसके अंदर अमाउंट साइड की, और जिस तरह की चेक बुक लग रही थी मुझे लगता है उसके अंदर ₹1 भी नहीं पड़ा होगा। अच्छा जी, कहता है कि इसके अंदर तुम जितनी अमाउंट साइन करोगे फिर उसको वो 3-4 चपेड़े मार देता है और उसके बाद वो मान जाता है। कौन करता है? कौन एक अगर एक पैसे वाला बंदा सिर्फ़ शाज़िर ही नहीं है, मतलब वो भी तो था ना जिसको उसने चपेड़े मारी, जहाँ पर वो इतने सारे उसने एम्प्लॉयी रखे हुए थे, उनको काम दे रहा था, डेफ़िनेटली इतना सब कुछ था, तो उसने उसको चपेड़े मार दी और उसने मतलब कि कोई एक्शन ही नहीं लिया, एक्शन लेने की बजाय उसने जी मान ली बात और जी हो गया जी। मुझे लगा मैं एन्जॉय कर रहा था ये ड्रामा तपिश, एंड मुझे एन्जॉय करना भी चाहिए था यार ये ड्रामा। लेकिन फिर मुझे ये चीज़ याद आ जाती है यार, ये बहुत गलत चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि भई अगर आप को किसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट है, ख़ासकर मैं अपने मेल जो हैं पड़े वो फ्रेंड से कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी शाज़िर की तरह ऐसा दोस्त है जो हद से ज़्यादा मेहरबान है, फिर आपको फ़ोकस करना चाहिए कि वो इतना हद से ज़्यादा मेहरबान आप पे क्यों हो रहा है, क्या वैलिड रीज़न है, क्या इनवैलिड रीज़न है। आँखें बंद कर कर किसी पे भी इतना एतबार कर लेना, तो बहुत ही गलत बात है और बहुत बुरे तरीके से फिर जाकर ये आगे रिप्रेज़ेंट होती है डिफरेंटली, आगे भी वो जो है चीज़ को होता है, उसका एक गलत मोरल निकलता है। शिफ़ा समझ रही है कि वो क्या चाह रहा है। डेफ़िनेटली शिफ़ा को समझ आ चुकी है कि ये बंदा क्या चाह रहा है, एंड उसने उसकी मदद की। एंड फिर ये कि भई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शाज़िर जो है उसने अ, उसके भाई को छुड़वा दिया एंड जो भी वो मामला दफ़ा कर लिया। अब जी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उमैर का जी एक तो उमैर का ऑपरेशंस के लिए भी वो 8 करोड़ वाला सुन मेरे दिल का मुझे याद आ जाता है। 8 करोड़ का सीन भी आ गया मुझे याद। अब जो उमैर का ऑपरेशन भी ये करवाएगा और वो उसका कह रहा है कि मेरी फैमिली एंड तुम्हारी फैमिली, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें होंगी एक बंदे को, एक जीते जाते इंसान को जिसके पास सेंसेस हैं, सोचने समझने की सलाहियत है, माज़ जैसा बंदा, इससे ज़्यादा तो अब कुछ और हो नहीं सकता। माज़ ने जी अपने भनोई को छुड़वाने के लिए
उसके पास कोई अपना रेफरेंस नहीं था, कोई उसके दोस्त नहीं थे। शाज़िर को उसकी ज़िंदगी में आए कितना टाइम हो चुका है, शादी के बाद ही आया ना, लगा लो 1 मंथ भी लगा लो, 1 मंथ के अंदर उसके पास किसी दोस्त का कोई नंबर नहीं था, उसके पास कोई और रेफरेंस नहीं था। शफ़ा बैठी रो रही थी। अच्छा, शफ़ा हर टाइम लैपटॉप का एक सीन दिखाया जाता है, 2-3 सीन थे, तो क्या कर रही है, मतलब कोई काम कर रही है, क्या कर रही है, क्या कुछ है उसका? इवन दैट ऑल कि इनके पास कोई रेफरेंस था ही नहीं। उन्होंने बिनोई को छुड़वाना था, डायरेक्ट उनके पास ऑप्शन था जी शाज़िर, शाज़िर आएगा, छुड़वा देगा। और शाज़िर इतना बदतमीज़ बेटा है, इतना बदतमीज़ बेटा है कि वो अपने बाप को कोई हया, कोई शर्म, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो उसको डंके की चोट पे कह रहा है कि मुझे इसी लड़की से शादी करना, मैं 80 साल का हूँ, वो रहो। इतने बदतमीज़ बेटे को घर पे रखा हुआ, उसको सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। एक बेटा भी हो यार, मतलब इतना बदतमीज़। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि रेहान आफ्ताब ने इसको हीरो पेश किया है, विलन पेश किया है, क्या पेश किया है? ये तो आप मुझे खुद बता दें रेहान आफ्ताब साहिबा कि आपने क्या सोच के ये कैरेक्टर लिखा है। मैं आज की वीडियो के अंदर तपिश को रोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट मैंने जो देखा, जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी, और तपिश की तपिश मेरे चेहरे पे भी होगी। एंड सो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब मिस्टर कामी रिव्यू एंड टेक केयर फॉर नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया। बाय बाय बाय।